What is the procedure to High Court judge transfer? In this article, we will discuss the procedure to transfer a High Court judge. We will also discuss about collegium system and National Judicial Appointment Commission. So let's discuss the issue in detail. What are the rules on judicial transfer? Why in use? Recently, charred currency notes were recovered from Delhi High Court Justice Yashwant Verma's residence after a fire. Recently, दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के रेसिडेंस से कुछ बर्न करेंसी नोट्स रिकवर किए गए हैं. नाउ जस्टिस यशवंत वर्मा रिपेट्रिएटेड टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट इन इलाहाबाद वेयर ही हैड प्रीवियसली सर्व्ड एज अ जज. नाउ जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद को रिपेट्रिएटेड कर दिया गया है जहां पर वो प्रीवियसली सर्व कर रहे थे. हिज ट्रांसफर वाज proposed आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस sought an इन हाउस इंक्वायरी इनटू द मैटर. जस्टिस यशवंत वर्मा का जो ट्रांसफ़र किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के द्वारा प्रपोज किया गया था और साथ ही एक इस मैटर पर इन हाउस इंक्वायरी भी इनके द्वारा सॉर्ट की गई है. हाउ आर हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर्ड? रिसेंटली हाई कोर्ट जजेस का किस तरह से ट्रांसफर किया था, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? आर्टिकल 222 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर. प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 222 वन के अंदर प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ किसी भी हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है. इट मीन्स ट्रांसफ़र करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट को गिवन की गई है, बट प्रेसिडेंट इससे पहले सीजेआई के साथ इससे रिलेटेड कंसर्न करेगा. दिस प्रोविजन हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंसिव जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर्टिकुलरली थ्रू थ्री रूलिंग्स नोन एज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जजेज केस. प्रेसिडेंट के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफ़र किया जाता है इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का एक सब्जेक्ट है. बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जजेज केस से इसका कनेक्शन है. ट्रांसफर रिकमेंडेशंस बी मेड बाय सीजीआई इन कंसल्टेशन विद द फोर सीनियर मोस्ट जजेज. ट्रांसफ़र के लिए जो रिकमेंडेशन किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट के साथ ही रिकमेंडेशन किया जाता है, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फोर सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करता है. उसके बाद अपने रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट के साथ ही प्रपोज करते हैं. Following the collegium's recommendation, the law minister review it and advise the PM, who then forward the recommendation to the president. कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन के बाद लॉ मिनिस्टर इस रिकमेंडेशन को रिव्यू करते हैं. उसके बाद लॉ मिनिस्टर इससे रिलेटेड एडवाइस पीएम को देता है. पीएम इसके बाद इस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड करता है. इट मीन सबसे पहले कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंड किया जाता है हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के लिए. कॉलेजियम इसको लॉ मिनिस्टर के पास फॉरवर्ड करता है, लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास फॉरवर्ड करता है, प्राइम मिनिस्टर देन प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड करता है. Once approved, the transfer is formalized through a gazette notification and the judge assume office in the new high court. एक बार प्रेसिडेंट के द्वारा भी अगर ये अप्रूव हो जाता है उसके बाद गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ट्रांसफ़र को फॉर्मलाइज कर दिया जाता है और जज न्यू हाई कोर्ट को ऑफिस एज्यूम कर लेता है. व्हाट आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जजेज केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जजेज केस क्या रहे हैं? फर्स्ट जजेज केस 1981 का केस है. द रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ. फर्स्ट जजेज केस में यहाँ पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर से रिलेटेड प्राइमेसी एग्जीक्यूटिव को गिवन किया गया था. इट मीन्स यहाँ पर जुडिशियरी को प्राइमेसी गिवन नहीं की गई थी और ये जो प्राइमेसी गिवन की गई थी एग्जीक्यूटिव के लिए ये नेक्स्ट 12 ईयर्स. इट मीन्स 1981 के बाद जो नेक्स्ट 12 ईयर्स हैं इस 12 ईयर टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी गिवन की गई थी. इट डिक्लेयर्ड दैट द प्राइमेसी ऑफ द सीजेआई रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज फॉर कोजेंट रीजंस. फर्स्ट जजेस केस के अंदर यह डिक्लेयर किया गया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र से रिलेटेड सीजेआई की प्राइमेसी को कोजेंट रीजन से रिफ्यूज किया जा सकता है. अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो रिफ्यूज कर सकता है. इट मीन्स फर्स्ट जजेस केस में जो जजेस के ट्रांसफ़र या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो मोर पावर गिवन की गई थी वो एग्जीक्यूटिव को गिवन की गई थी. सेकंड जजेस केस 1993. सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉलेजियम सिस्टम होल्डिंग दैट कंसल्टेशन रियली मेंट कॉन्करेंस.
सेकंड जजेस केस 1993 का केस है। इट मीन्स अबाउट 11-12 ईयर के बाद यहाँ पर सेकंड जजेस केस आता है। इस जजेस केस के थ्रू यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम का इंट्रोड्यूस होता है और इस जजमेंट में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कंसल्टेशन का जो मीनिंग होगा वो कॉन्करेंस ही होगा। कोर्ट इंस्टीट्यूशनलाइज द कॉलेजियम सिस्टम। सेकंड जजेस केस के थ्रू कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। द रूलिंग एस्टेब्लिश दैट इन द इवेंट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड सीजेआई द लेटर्स ओपिनियन वुड प्रिविलेज। सेकंड जज केस का जो रूलिंग था उस रूलिंग के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया कि प्रेसिडेंट एंड सीजेआई के बीच में अगर जजेस के अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट होते हैं तो इस केस में सीजेआई का जो ओपिनियन है वो प्रिवेल होगा। It added that it was not the CJI's individual opinion but an institutional opinion formed in consultation with the two senior most judges in the Supreme Court. इस रूलिंग में ऐड किया गया कि सीजेआई का जो ओपिनियन है प्रेसिडेंट के बिफोर वो सिर्फ सीजेआई को ओपिनियन नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के टू सीनियर मोस्ट जज के साथ कंसल्ट करने के बाद प्रिपेयर किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर सीजेआई जो कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है या प्रेसिडेंट सीजेआई से जो कंसल्ट करता है। सेकंड जजेस केस में ये फिक्स कर दिया गया कि प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन करना अब कॉन्करेंस होगा और प्रेसिडेंट और सीजेआई के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट होते हैं तो यहाँ पर सीजेआई को प्रिवेल किया जाएगा और साथ ही सीजेआई का जो ओपिनियन है वो एक इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है। इट मीन्स ये पूरी सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को वहाँ पर रखा जा रहा है और उसके लिए सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के टू सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करेगा तब अपना ओपिनियन प्रेसिडेंट के बिफोर रखेगा। थर्ड जजेस केस 1998। 5 ईयर के बाद यहाँ पर थर्ड जजेस केस आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रेसिडेंट रेफरेंस आर्टिकल 143 expanded the collegium to a 5-member body comprising the CJI and 4 of his senior most colleague। सुप्रीम कोर्ट थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के मेंबरशिप को यहाँ पर इंक्रीज किया है। अब ये 5-member बॉडी बन चुकी है जिसमें चीफ सीजेआई होते हैं एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेज इसके मेंबर होते हैं। It mandated that transfer recommendations be made by the CJI in consultation with the 4 senior most judges। थर्ड जजेस केस ये मैंडेट करता है कि ट्रांसफ़र रिकमेंडेशंस जो मेड किए जाएंगे वो सीजेआई के द्वारा मेड किए जाएंगे और सीजेआई इसके लिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करेगा। व्हाट आर द क्रिटिसिज्म? इंडियन जुडिशियरी में स्पेशली हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर से रिलेटेड जो सिस्टम है या जो कॉलेजियम सिस्टम है इससे रिलेटेड क्या क्या क्रिटिसिज्म है। देयर आर सीरियस कंसर्न अबाउट जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इंडिया की जुडिशियल इंडिपेंडेंसी में कुछ सीरियस कंसर्न है। अब ये सीरियस कंसर्न क्यों है इसके लिए मेन 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 ग्रोइंग एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नंबर 2 ओपेसिटी इन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो भी है उसमें काफ़ी ओपेसिटी है इस वजह से भी कुछ कंसर्न रेज हो रहे हैं। नंबर 3 वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। किसी टाइप की यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है और अगर है तो काफ़ी वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। जुडिशियल ट्रांसफर कैरिड आउट विदाउट द अफेक्टेड जज कंसेंट आर ऑफन जस्टिफाई ऑन एम्बिगस ग्राउंड सच एज पब्लिक इंटरेस्ट एंड द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इंडियन जुडिशरी के अंदर जो भी जुडिशियल ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसमें अफेक्टेड जज की कंसेंट यहाँ पर कैरिड आउट नहीं की जाती है और इसके लिए रीजन या तो पब्लिक इंटरेस्ट या बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस गिवन किया जाता है। To mitigate these concerns, the ICJ recommended that Parliament establish a judicial council to oversee appointment and transfer based on transparent, objective and predetermined criteria। इन कंसर्न को अगर हमें मिटिगेट करना है आईसीजे ने ये रिकमेंड किया हुआ है कि पार्लियामेंट को जुडिशियल काउंसिल एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए सो दैट और ये जुडिशियल काउंसिल जो होगी वो इंडियन जुडिशरी में अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर से रिलेटेड इशूज को ओवरसी करेगी। व्हाट हैपेंड टू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट क्या था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप कर दिया? टू एड्रेस कंसर्न ओवर द कॉलेजियम सिस्टम्स ओपेसिटी, गवर्नमेंट इन 2014 proposed रिफॉर्म टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट थ्रू एनजेएसी। कॉलेजियम सिस्टम की ओपेसिटी
से रिलेटेड कंसर्न को एड्रेस करने के लिए 2014 में गवर्नमेंट ने जुडिशल अपॉइंट में रिफॉर्म लाने के लिए यहाँ पर NJAC प्रपोज किया था। इट मीन्स कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कुछ ओपेसिटी आज भी है, उससे रिलेटेड कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, साथ ही जुडिशल अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहाँ पर 2014 में नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया था। In August, Parliament enacted the Constitution 99 Amendment Act 2014 and NJAC Act 2014, establishing an independent body to replace the collegium system for appointing judges to the Supreme Court and High Court. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए 2014 में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 99th अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट एक्ट यहाँ पर इनेक्ट किया गया था। और ये इसलिए इनेक्ट किए गए थे सो दैट इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम को इसके साथ रिप्लेस किया जा सके। इट मीन्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है इस टाइम वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जिसमें काफ़ी ओपेसिटी है एंड जुडिशल अपॉइंटमेंट में रिफॉर्म की ज़रूरत है। इसको रिप्लेस करने के लिए 2014 में एक इंडिपेंडेंट बॉडी NJAC एक्ट पास किया जाता है और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का 99th अमेंडमेंट किया जाता है। The NJAC was to be chaired by the CJI and include two senior most judge of Supreme Court, Union Law Minister and two eminent civil society members. नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसके हेड CJI प्रपोज किए गए थे एंड इसके कुछ और भी मेंबर यहाँ पर फिक्स किए गए थे। मेंबर्स की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल मेंबर अबाउट 5 मेंबर प्लस CJI यानी 6 मेंबर ये बॉडी थी, जिसमें से चेयरपर्सन इसके CJI थे, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस इसके मेंबर थे, यूनियन लॉ मिनिस्टर इसके मेंबर थे एंड 2 एमिनेंट सिविल सोसाइटी मेंबर्स भी इसके अंदर प्रपोज किए गए थे। 2 एमिनेंट सिविल सोसाइटी मेंबर्स की अगर बात की जाए इसमें वन वुड बी नॉमिनेटेड बाय अ पैनल कंप्राइजिंग CJI, PM एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, व्हाइल द अदर हैड टू बिलोंग टू द SC, ST, OBC और टू बी अ वुमेन। बात अगर 2 एमिनेंट सिविल सोसाइटी मेंबर की जाए तो इनमें से एक मेंबर CJI, PM एंड LOP के द्वारा कंप्राइज पैनल के द्वारा नॉमिनेट किए जाने हैं। साथ ही जो अदर मेंबर होगा वो SC, ST, OBC या फिर वुमेन को इसमें चूज किया जाएगा। द अमेंडमेंट पास्ड इन पार्लियामेंट विद नियर कंप्लीट कंसेंसस एंड वाज सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड बाय 16 स्टेट लेजिस्लेचर। इससे रिलेटेड अमेंडमेंट पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया जाता है और वो फुल्ली कॉन्सेंसस के साथ और साथ ही 16 स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इसको रेक्टिफाई करा लिया जाता है। हाउएवर विदिन डेज ऑफ इट्स एनेक्टमेंट द लॉ वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अमेंडमेंट पास होने के बाद ये विद इन डेज सुप्रीम कोर्ट के बिफोर इसको चैलेंज किया जाता है। वाई नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज अबॉलिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। NJAC सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अबॉलिश कर दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के बाद। द प्राइमरी कंटेंटेशन वाज द वीटो पावर ग्रांटेड टू एनी 2 डिसेंटिंग NJAC मेंबर्स पोटेंशियली अलाउंग द लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट मेंबर्स टू ओवरराइड द जुडिशरीज मेजॉरिटी विद इन द कमीशन। NJAC को अबॉलिश करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि NJAC मेंबर्स के 2 डिसेंटिंग मेंबर को यहाँ पर वीटो पावर दी गई। इट मीन्स 6 मेंबर में से अगर 2 मेंबर्स अपने वीटो पावर का यूज करते हैं तो यहाँ पर मेजॉरिटी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है और ऐसा माना गया कि इस 2 मेंबर जो वीटो पावर का यूज कर सकते हैं उसमें लॉ मिनिस्टर हो सकता है एंड 2 एमिनेंट मेंबर जो चूज किए गए हैं इनमें से कोई एक। इट मीन्स यहाँ पर 2 मेंबर अगर किसी भी डिसीजन पर वीटो टेकिंग कर देते हैं तो इससे जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो सकती है। ऑन October 16, 2015, a 5-judge bench ruled with a 4:1 majority that the NJAC was unconstitutional and violated the basic structure of Constitution. October 16, 2015 में 5 जज बेंच का यहाँ पर 4:1 मेजोरिटी के साथ एक रूलिंग आता है जिसमें NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। साथ ही ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाला एक्ट इसको डिक्लेयर किया जाता है। द बेंच underscored that the veto power with the law minister or with non-judge members as against a Supreme Court judge who is member of the collegium may violate interference with the independence of judiciary. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि अगर लॉ मिनिस्टर एंड नॉन जज मेंबर्स वीटो पावर का यूज करते हैं तो इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी काफ़ी हद तक
अफेक्ट हो सकती है।